द कंपेनियन। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आओ सुने कहानी में आपका स्वागत है। आज हम अगाथा क्रिस्टी की शॉर्ट कहानी साथी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती और भरोसे के पीछे छिपा है एक अनकहा रहस्य, एक यात्रा, एक हादसा और एक ऐसा सच जो सबको हैरान कर देता है। तो बैठ जाइए आराम से और सुनिए मिस मार्पल की पैनी नजर से खुलता हुआ यह रहस्य, द कंपेनियन। अब डॉक्टर लॉयड, मिस हेलियर ने कहा, क्या आपको कोई डरावनी कहानी नहीं पता? वह मुस्कुराई, वह मुस्कान जो हर रात थिएटर जाने वाले दर्शकों को मोहित कर लेती थी। जेन हेलियर को कभी कभी इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता था और उनके अपने पेशे के ईर्ष्यालु लोग एक दूसरे से कहते थे, बेशक जेन कोई कलाकार नहीं है, वह अभिनय नहीं कर सकती। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहूंगी, बस यही उनकी आंखें हैं। और वे आंखें इस समय उस बूढ़े कुंवारे डॉक्टर पर आकर्षक रूप से टिकी हुई थीं, जिसने पिछले 5 सालों से सेंट मैरी मीड गांव के लोगों का इलाज किया था। अचेतन भाव से डॉक्टर ने अपनी वास्कट, जो हाल ही में असहज रूप से तंग हो गई थी, नीचे खींच ली और जल्दी से अपना दिमाग चलाया ताकि उस प्यारे जीव को निराश न करूं जिसने उसे इतने आत्मविश्वास से संबोधित किया था। मुझे लगता है, जेन ने स्वप्निल स्वर में कहा, कि मैं आज शाम अपराध में डूब जाना चाहती हूं। शानदार, उसके मेजबान कर्नल बेंट्री ने कहा। शानदार, शानदार। और वह जोर से दिल खोलकर सैन्य ठहाके लगाकर हंसा। अरे डॉली, उसकी पत्नी, जिसे सामाजिक जीवन की जरूरतों का एहसास हुआ, वह अपनी वसंत सीमा की योजना बना रही थी, उत्साह से सहमत हुई। बेशक यह शानदार है, उसने दिल से लेकिन अस्पष्ट रूप से कहा। मैंने हमेशा ऐसा ही सोचा था। क्या तुमने मेरी प्यारी? बूढ़ी मिस मार्पल ने कहा और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं। मिस हेलियर, आप जानती हैं, सेंट मैरी मीड में हमें खौफनाक लाइन में ज्यादा कुछ नहीं मिलता और आपराधिक लाइन में तो और भी कम, डॉक्टर लॉयड ने कहा। तुमने मुझे चौंका दिया, सर हेनरी क्लिथरिंग ने कहा। स्कॉटलैंड यार्ड के पूर्व कमिश्नर मिस मार्पल की ओर मुड़े। मैं हमेशा से हमारे यहाँ के दोस्त से यही समझती रही हूं कि सेंट मैरी मीड अपराध और बुराई का अड्डा है। ओह सर हेनरी, मिस मार्पल ने विरोध किया। उनके गालों पर एक लाली छा गई। मुझे यकीन है कि मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। मैंने बस यही कहा था कि गांव में भी इंसानी फितरत बाकी जगहों जैसी ही होती है, बस उसे करीब से देखने का मौका और फुर्सत होती है। लेकिन आप हमेशा से यहां नहीं रहे हैं, जेन हेलियर ने डॉक्टर को संबोधित करते हुए कहा। आप दुनिया भर में तरह तरह की अजीब जगहों पर रहे हैं, ऐसी जगहें जहां चीजें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, डॉक्टर लॉयड ने हताश होकर कहा। अभी भी सोच रहे थे? हाँ बिल्कुल, हाँ, आह, मुझे पता है। राहत की सांस लेकर वह पीछे हट गए। यह अब कुछ साल पहले की बात है, मैं लगभग भूल ही गया था, लेकिन तथ्य वाकई बहुत अजीब थे, वाकई बहुत अजीब। और आखिरी संयोग जिसने मेरे हाथ में सुराग लगाया, वह भी अजीब था। मिस हेलियर ने अपनी कुर्सी उसके थोड़ा पास खींची, थोड़ी लिपस्टिक लगाई और उत्सुकता से इंतजार करने लगी। बाकी लोगों ने भी उसकी ओर दिलचस्पी से मुंह फेर लिया। मुझे नहीं पता कि आप में से कोई कैनरी द्वीप समूह को जानता भी है या नहीं, डॉक्टर ने शुरू किया। वे जरूर अद्भुत होंगे, जेन हेलियर ने कहा। वे दक्षिण सागर में हैं, है ना? या भूमध्य सागर में? मैं दक्षिण अफ्रीका जाते समय वहां रुका था, कर्नल ने कहा। डूबते सूरज के साथ टेनेरिफ की चोटी एक सुंदर दृश्य है। मैं जिस घटना का वर्णन कर रहा हूं, वह ग्रैंड कैनरी द्वीप में घटी थी, टेनेरिफ में नहीं। यह अब से कई साल पहले की बात है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे इंग्लैंड में अपनी प्रैक्टिस छोड़कर विदेश जाना पड़ा था। मैंने लास पाल्मास में प्रैक्टिस की, जो ग्रैंड कैनरी का मुख्य शहर है। कई मायनों में मैंने वहां के जीवन का भरपूर आनंद लिया। मौसम सुहावना और धूप वाला था, लहरों पर नहाने का शानदार माहौल था और मैं नहाने का शौकीन हूं और बंदरगाह का समुद्री जीवन मुझे आकर्षित करता था। दुनिया भर से जहाज लास पाल्मास में आते थे। मैं हर सुबह मोल नदी के किनारे टहलता था और टोपी की दुकानों वाली गली में
किसी भी महिला की तुलना में कहीं ज्यादा दिलचस्पी लेता था। जैसा कि मैंने कहा, दुनिया भर से जहाज लास पाल्मास में आते हैं। कभी कभी वे कुछ घंटे रुकते हैं, कभी कभी 1-2 दिन। वहां के मुख्य होटल मेट्रोपोल में आपको सभी जातियों और राष्ट्रीयताओं के लोग मिलेंगे, यात्री, पक्षी, यहाँ तक कि टेनेरिफ जाने वाले लोग भी आमतौर पर यहाँ आते हैं और दूसरे द्वीप पर जाने से पहले कुछ दिन रुकते हैं। मेरी कहानी वहीं मेट्रोपोल होटल में जनवरी के एक गुरुवार की शाम से शुरू होती है। वहाँ एक नृत्य चल रहा था और मैं और मेरा एक दोस्त एक छोटी सी मेज पर बैठकर उसे देख रहे थे। वहाँ कुछ अंग्रेज और दूसरी राष्ट्रीयताओं के नर्तक थे, लेकिन ज्यादातर स्पेनिश थे। और जब ऑर्केस्ट्रा ने टैंगो शुरू किया तो स्पेनिश राष्ट्रीयता के केवल आधा दर्जन जोड़े ही मंच पर आए। उन सभी ने अच्छा नृत्य किया और हम देखते रहे और प्रशंसा करते रहे। एक महिला ने विशेष रूप से हमारी गहरी प्रशंसा को जगाया। लंबी, सुंदर और सुडौल, वह एक आधी पालतू चीते जैसी शान से चलती थी। उसमें कुछ खतरनाक बात थी। मैंने अपने दोस्त से यही कहा और वह मान गया। ऐसी औरतों का, उन्होंने कहा, एक इतिहास जरूर होता है। जिंदगी उन्हें नजरअंदाज नहीं करेगी। खूबसूरती शायद एक खतरनाक चीज है, मैंने कहा। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं है, उन्होंने जोर देकर कहा, कुछ और भी है। उसे फिर से देखो। उस औरत के साथ या उसकी वजह से कुछ न कुछ जरूर घटित होगा। जैसा मैंने कहा, जिंदगी उसे नजरअंदाज नहीं करेगी। उसके इर्द गिर्द अजीबोगरीब और रोमांचक घटनाएं घटेंगी। आपको बस उसे देखने की जरूरत है, तभी आप समझ पाएंगे। वह रुके और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जैसे आपको बस उन 2 औरतों को देखना है और जानना है कि उन दोनों के साथ कभी कुछ अनहोनी नहीं हो सकती। वे एक सुरक्षित और बिना किसी घटना के जीने के लिए बनी हैं। मैंने उनकी नजरों का पीछा किया। जिन 2 औरतों का उन्होंने जिक्र किया, वे यात्री थीं जो अभी अभी पहुंची थीं। उस शाम एक हॉलैंड लॉयड नाव बंदरगाह पर उतरी थी और यात्री अब भी आने ही वाले थे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मुझे तुरंत समझ आ गया कि मेरे दोस्त का क्या मतलब था। वे 2 अंग्रेज महिलाएं थीं, बिल्कुल अच्छी घुमक्कड़ अंग्रेज महिलाएं, जो आपको विदेशों में मिल ही जाती हैं। उनकी उम्र, मुझे कहना चाहिए, लगभग 40 वर्ष की थी। एक गोरी और थोड़ी, बस थोड़ी ज्यादा मोटी थी। दूसरी सांवली और थोड़ी, फिर से थोड़ी दुबली पतली। वे जिसे अच्छी तरह से संवारा हुआ कहा जाता है, शांत और अगोचर ढंग से अच्छी तरह से कटे हुए ट्वीड के कपड़े पहने हुए थीं और किसी भी तरह के मेकअप से मुक्त थीं। उनमें वह शांत आत्मविश्वास था जो सुसंस्कृत अंग्रेज महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। उनमें से किसी में भी कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। वे अपनी हजारों बहनों जैसी थीं। बेडेकर की मदद से निस्संदेह वे वही देख पातीं जो वे देखना चाहतीं और बाकी सब चीजों से अनजान रहतीं। वे अंग्रेजी पुस्तकालय का उपयोग करतीं और जहां भी होतीं अंग्रेजी चर्च जातीं, और यह बहुत संभव था कि उनमें से एक या दोनों थोड़ा बहुत रेखा चित्र भी बनातीं। और जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, उनमें से किसी के साथ भी कभी कुछ रोमांचक या उल्लेखनीय नहीं होता, हालांकि वे संभवतः आधी दुनिया की यात्रा कर सकती थीं। मैंने उनसे पीछे मुड़कर हमारी टेढ़ी मेढ़ी स्पेनिश महिला की ओर देखा, जिसकी आधी बंद सुलगती आंखें थीं, और मैं मुस्कुरा दी। बेचारी, जेन हेलियर ने आह भरते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का खुद का पूरा लाभ न उठाना कितनी मूर्खता है। बॉन्ड स्ट्रीट की वह महिला वैलेंटाइन वाकई अद्भुत है। ऑन्ड्रे डेनमैन उसकी तरफ जाती हैं, और क्या आपने उसे द डाउनवर्ड स्टेप में देखा है? पहले भाग में स्कूली छात्रा के रूप में वह वाकई अद्भुत है, और फिर भी ऑन्ड्रे अगर 1 दिन की है तो 50 की है। सच कहूं तो मुझे पता है कि वह वास्तव में 60 के करीब है। बताइए, मिसेस बेंट्री ने डॉक्टर लॉयड से कहा। मुझे घुमावदार स्पेनिश नर्तकियों की कहानियां बहुत पसंद हैं। ये मुझे भुला देती हैं कि मैं कितनी बूढ़ी और मोटी हूं। मुझे माफ करना, डॉक्टर लॉयड ने माफी मांगते हुए कहा। लेकिन देखिए, असल में यह कहानी उस स्पेनिश महिला के बारे में नहीं है। नहीं है? नहीं,
संयोग से मैं और मेरे दोस्त गलत थे। उस स्पेनिश सुंदरी के साथ जरा भी रोमांचक कुछ नहीं हुआ। उसने एक शिपिंग ऑफिस में एक क्लर्क से शादी कर ली और जब तक मैं द्वीप से गई तब तक उसके 5 बच्चे हो चुके थे और वह बहुत मोटी हो रही थी। बिल्कुल इज़राइल पीटर्स की उस लड़की की तरह, मिस मार्पल ने टिप्पणी की। वह जो मंच पर जाती थी और उसके पैर इतने अच्छे थे कि वे उसे मुकाबले में मुख्य लड़का बना देते थे। सब कहते थे कि वह बेकार हो गई है, लेकिन उसने एक व्यापारिक यात्री से शादी कर ली और शानदार ढंग से बस गई। गांव के समानांतर, सर हेनरी ने धीरे से बुदबुदाया। नहीं, डॉक्टर ने आगे कहा, मेरी कहानी 2 अंग्रेज महिलाओं के बारे में है। क्या उनके साथ कुछ हुआ? मिस हेलियर ने सांस ली। क्या उनके साथ कुछ हुआ और अगले ही दिन? हाँ, मिसेस बेंट्री ने उत्साह से कहा। उस शाम जब मैं बाहर निकली तो सिर्फ जिज्ञासावश मैंने होटल के रजिस्टर पर नजर डाली। मुझे आसानी से नाम मिल गए, मिस मैरी बार्टन और मिस एमी डुरंट, लिटिल पैडॉक्स, कॉटन वियर, बक्स। मैंने तब जरा भी नहीं सोचा था कि कितनी जल्दी मुझे उन नामों के मालिकों से फिर मिलना होगा और किन दुखद परिस्थितियों में। अगले दिन मैंने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने का इंतजाम किया था। हमें दोपहर का खाना लेकर द्वीप के उस पार मोटर से जाना था, एक जगह जिसका नाम था, जहां तक मुझे याद है, यह बहुत पहले की बात है, लास नीवेस, एक अच्छी तरह से सुरक्षित खाड़ी जहां हम मन करे तो नहा सकते थे। हमने यह कार्यक्रम विधिवत रूप से पूरा किया, सिवाय इसके कि हमें शुरू करने में थोड़ी देर हो गई थी। इसलिए हम रास्ते में रुक गए और पिकनिक मनाई और फिर चाय से पहले नहाने के लिए लास नीवेस चले गए। जैसे ही हम समुद्र तट के पास पहुंचे, हमें अचानक एक जबरदस्त हलचल का एहसास हुआ। छोटे से गांव की पूरी आबादी किनारे पर जमा हो गई थी। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, वे कार की ओर दौड़े और उत्साह से समझाने लगे। हमारी स्पेनिश बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे समझने में कुछ मिनट लगे, लेकिन आखिरकार मैं समझ गया। 2 पागल अंग्रेज महिलाएं नहाने के लिए अंदर गई थीं और एक बहुत दूर तैर गई थी और मुश्किल में पड़ गई थी। दूसरी उसके पीछे गई थी और उसे अंदर लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई थी और वह भी डूब जाती अगर एक आदमी नाव से बाहर न आता और बचावकर्ता को बुलाकर उसे न बचाता। बाद वाले की मदद करना असंभव था। जैसे ही मुझे सब कुछ समझ आया, मैंने भीड़ को एक तरफ धकेल दिया और जल्दी से समुद्र तट पर उतर गया। पहले तो मैं उन दोनों महिलाओं को पहचान नहीं पाया। काले मोजे की पोशाक और हरे रबर की तंग स्नान टोपी पहने उस मोटी आकृति को पहचानना मुश्किल था, क्योंकि वह बेचैनी से ऊपर देख रही थी। वह अपनी सहेली के शव के पास घुटनों के बल बैठी कृत्रिम श्वसन का कुछ हद तक शौकिया प्रयास कर रही थी। जब मैंने उसे बताया कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो उसने राहत की सांस ली और मैंने उसे तुरंत एक झोपड़ी में मालिश और कपड़े सुखाने के लिए जाने का आदेश दिया। मेरे दल की एक महिला उसके साथ गई। मैंने खुद डूबी हुई महिला के शव पर व्यर्थ ही काम किया। जीवन स्पष्ट रूप से विलुप्त हो चुका था और अंत में मुझे अनिच्छा से हार माननी पड़ी। मैं छोटे मछुआरे की झोपड़ी में दूसरों के साथ फिर से शामिल हो गई और वहां मुझे दुखद समाचार सुनाना पड़ा। बची हुई महिला अब अपने कपड़े पहने हुए थी और मैंने तुरंत उसे पहचान लिया कि वह पिछली रात आए 2 लोगों में से एक है। उसने दुखद समाचार को काफी शांति से ग्रहण किया और स्पष्ट रूप से पूरी घटना की भयावहता ने उसे किसी भी बड़ी व्यक्तिगत भावना से अधिक प्रभावित किया। बेचारी एमी, उसने कहा। बेचारी एमी। वह यहां नहाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और वह अच्छी तैराक भी थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर, आपको क्या लगता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? शायद मरोड़। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ? हम दोनों कुछ देर से तैर रहे थे, लगभग 20 मिनट तक। फिर मैंने सोचा कि मैं पानी में जाऊं।
लेकिन एमी ने कहा कि वह एक बार फिर बाहर तैरने वाली है। उसने ऐसा ही किया और अचानक मैंने उसकी पुकार सुनी और महसूस किया कि वह मदद के लिए पुकार रही है। मैं जितनी तेजी से तैर सकता था बाहर तैरा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह अभी भी पानी में तैर रही थी, लेकिन उसने मुझे जोर से पकड़ लिया और हम दोनों पानी में डूब गए। अगर वह आदमी अपनी नाव लेकर बाहर ना आया होता तो मैं भी डूब जाता। ऐसा अक्सर होता है, मैंने कहा। किसी को डूबने से बचाना आसान काम नहीं है। यह बहुत भयानक लगता है, मिस बार्टन ने आगे कहा। हम कल ही यहां पहुंचे थे और धूप और अपनी छोटी सी छुट्टी का भरपूर आनंद ले रहे थे, और अब यह भयानक त्रासदी घटित हो गई। फिर मैंने उससे मृत महिला के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी और समझाया कि मैं उसके लिए हर संभव मदद करूंगा, लेकिन स्पेनिश अधिकारियों को पूरी जानकारी चाहिए होगी। उसने मुझे यह जानकारी तुरंत दे दी। मृत महिला मिस एमी डुरंट उसकी साथी थी और लगभग 5 महीने पहले उसके पास आई थी। उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन मिस डुरंट ने अपने लोगों के बारे में बहुत कम बात की थी। वह कम उम्र में ही अनाथ हो गई थी और उसके चाचा ने उसका पालन पोषण किया था, और 21 साल की उम्र से ही वह अपनी जीविका खुद कमा रही थी। और बस, डॉक्टर ने आगे कहा। वह रुका और फिर बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक निश्चित अंतिमता थी। और बस, मुझे समझ नहीं आ रहा, जेन हेलियर ने कहा। बस इतना ही। मेरा मतलब है, यह बहुत दुखद है, मुझे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, यह वह नहीं है जिसे मैं डरावना कहता हूं। मुझे लगता है कि आगे और भी बहुत कुछ है, सर हेनरी ने कहा। हाँ, डॉक्टर लॉयड ने कहा, अभी और भी कुछ है। देखिए, ठीक उसी समय एक अजीब बात हुई। मैंने मछुआरों वगैरह से पूछा कि उन्होंने क्या देखा था। वे चश्मदीद गवाह थे और एक महिला के पास एक मजेदार कहानी थी। मैंने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे याद आ गई। उसने जोर देकर कहा कि जब उसने आवाज लगाई तो मिस डुरंट मुश्किल में नहीं थी। दूसरी महिला तैरकर उसके पास आई और उस महिला के अनुसार जानबूझकर मिस डुरंट का सिर पानी के नीचे दबा दिया। जैसा कि मैं कह रहा हूं, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह एक बहुत ही शानदार कहानी थी और किनारे से ये चीजें बिल्कुल अलग दिखती हैं। मिस बार्टन ने शायद अपनी दोस्त को बेहोश करने की कोशिश की होगी, यह जानते हुए कि घबराहट में उसकी पकड़ उन दोनों को डुबो देगी। देखिए, उस स्पेनिश महिला की कहानी के अनुसार ऐसा लग रहा था मानो मिस बार्टन जानबूझकर अपनी साथी को डुबोने की कोशिश कर रही थीं। जैसा कि मैं कह रही हूं, उस समय मैंने इस कहानी पर बहुत कम ध्यान दिया था। बाद में यह बात मेरे जहन में आई। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल इस महिला एमी डुरंट के बारे में कुछ भी पता लगाना था। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। मिस बार्टन और मैंने मिलकर उसकी चीजों की जांच की। हमें एक पता मिला और हमने वहां लिखा, लेकिन वह बस एक कमरा निकला जो उसने अपना सामान रखने के लिए किराए पर लिया था। मकान मालकिन के कुछ भी पता नहीं था। उसने उसे सिर्फ तब देखा था जब उसने कमरा किराए पर लिया था। मिस डुरंट ने उस समय कहा था कि उन्हें हमेशा एक ऐसी जगह पसंद होती है जिसे वह अपना कह सकें और जहां वह किसी भी समय वापस आ सकें। वहां 1-2 अच्छे पुराने फर्नीचर और अकादमी की कुछ जिल्दों में छपी तस्वीरें थीं और एक संदूक बिक्री से खरीदी गई चीजों से भरा था, लेकिन कोई निजी सामान नहीं था। उन्होंने मकान मालकिन को बताया था कि उनके माता पिता की मृत्यु भारत में बचपन में ही हो गई थी और उनका पालन पोषण उनके एक पादरी चाचा ने किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह उनके पिता के भाई थे या उनकी मां के, इसलिए नाम कोई मार्गदर्शक नहीं था। यह बिल्कुल रहस्यमय नहीं था, बस असंतोषजनक था। ऐसी ही स्थिति में कई अकेली, घमंडी और संकोची महिलाएं होंगी। लास पाल्मास में उनके सामान के बीच कुछ तस्वीरें थीं, काफी पुरानी और धुंधली, और उन्हें फ्रेम में फिट करने के लिए काटा गया था।
इसलिए उन पर किसी फोटोग्राफर का नाम नहीं था। और एक पुरानी डग्यूरियोटाइप थी जो शायद उनकी माँ या शायद उनकी दादी की रही होगी। मिस बार्टन के पास दो संदर्भ आए थे। एक वह भूल गई थीं, दूसरा नाम उन्होंने काफी कोशिश के बाद याद किया। यह एक महिला का निकला जो अब विदेश में ऑस्ट्रेलिया गई थी। उसे पत्र लिखा गया था। बेशक उसका जवाब आने में काफी देर हुई और मैं कह सकता हूं कि जब आया तो उससे कोई खास मदद नहीं मिली। उसने कहा कि मिस डुरंट उसके साथ सहयोगी के रूप में थीं और बहुत कुशल थीं और वह एक बहुत ही आकर्षक महिला थीं, लेकिन वह उसके निजी मामलों या संबंधों के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। तो यह था, जैसा कि मैं कहता हूं, वास्तव में कुछ भी असामान्य नहीं था। बस दो चीजों ने मिलकर मुझे बेचैन कर दिया। यह एमी डुरंट, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, और उस स्पेनिश महिला की अजीब कहानी। हाँ, और मैं एक तीसरी बात भी जोड़ दूंगा। जब मैं पहली बार शव के ऊपर झुका था और मिस बार्टन झोपड़ियों की ओर जा रही थीं, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे मैं केवल तीव्र चिंता के रूप में ही वर्णित कर सकता हूं। एक प्रकार की पीड़ादायक अनिश्चितता जो मेरे दिमाग पर अंकित हो गई। उस समय मुझे यह कुछ असामान्य नहीं लगा। मैंने इसे उसकी अपनी दोस्त के प्रति उसके भयानक दुहक के कारण समझा। लेकिन देखिए, बाद में मुझे एहसास हुआ कि उनके बीच ऐसा नहीं था। उनके बीच कोई समर्पित लगाव नहीं था, कोई भयानक दुहक नहीं था। मिस बार्टन एमी डुरंट की प्रशंसक थीं और उनकी मृत्यु से स्तब्ध थीं, बस इतना ही। लेकिन फिर वह भयानक तीव्र चिंता क्यों? यही वह प्रश्न था जो बार बार मेरे मन में आता रहा। उस नजर में मेरी गलती नहीं थी और लगभग मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे मन में एक उत्तर आकार लेने लगा। मान लीजिए स्पेनिश महिला की कहानी सच होती। मान लीजिए कि मैरी बार्टन ने जानबूझकर और निर्दयता से एमी डुरंट को डुबाने की कोशिश की। वह उसे बचाने का नाटक करते हुए उसे पानी के नीचे रखने में सफल हो जाती है। उसे एक नाव द्वारा बचा लिया जाता है। वे कहीं दूर एक सुनसान समुद्र तट पर हैं और फिर मैं प्रकट होता हूं, वह आखिरी चीज जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एक डॉक्टर, और एक अंग्रेज डॉक्टर। वह अच्छी तरह जानती है कि एमी डुरंट से कहीं ज्यादा समय तक पानी के नीचे रहने वाले लोगों को कृत्रिम श्वसन द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। लेकिन उसे अपना काम करना होगा। मुझे अपने शिकार के साथ अकेला छोड़कर चली जाना होगा। और जैसे ही वह आखिरी बार देखने के लिए मुड़ती है, उसके चेहरे पर एक भयानक मार्मिक चिंता झलकती है। क्या एमी डुरंट वापस जिंदा होगी और बताएगी कि वह क्या जानती है? ओह, जेन हेलियर ने कहा। अब मैं रोमांचित हूं। उस दृष्टिकोण से देखने पर पूरा मामला और भी भयावह लग रहा था और एमी डुरंट का व्यक्तित्व और भी रहस्यमय हो गया। एमी डुरंट कौन थी? वह एक मामूली वेतनभोगी साथी अपने नियोक्ता द्वारा क्यों कत्ल की गई? उस घातक स्नान अभियान के पीछे क्या कहानी छिपी थी? उसने कुछ महीने पहले ही मैरी बार्टन के यहां नौकरी शुरू की थी। मैरी बार्टन उसे विदेश ले आई थीं और उनके पहुंचने के अगले ही दिन यह त्रासदी घटित हो गई। और वे दोनों अच्छी, साधारण, सुसंस्कृत अंग्रेज महिलाएं थीं। यह सब अद्भुत था और मैंने खुद से यही कहा। मैं अपनी कल्पना को अपने साथ उड़ने दे रही थी। तो फिर तुमने कुछ नहीं किया? मिस हेलियर ने पूछा। मेरी प्यारी युवती, मैं क्या कर सकती थी? कोई सबूत नहीं था। ज्यादातर चश्मदीद गवाहों ने वही कहानी बताई जो मिस बार्टन ने बताई थी। मैंने एक क्षणिक भाव से, जिसकी मैंने कल्पना की होगी, अपने संदेह गढ़ लिए थे। मैं बस यही कर सकती थी और किया भी कि एमी डुरंट के रिश्तेदारों से व्यापक पूछताछ की जाए। अगली बार जब मैं इंग्लैंड गया तो मैं उसके कमरे की मालकिन से मिलने भी गया और जो नतीजे मैंने आपको बताए हैं वे भी देखे। लेकिन आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है, मिस मार्पल ने कहा। डॉक्टर लॉयड ने सिर हिलाया। आधे समय तो मुझे ऐसा सोचने पर खुद पर शर्म आ रही थी। मैं कौन होता था जो इस अच्छी मिलनसार अंग्रेज महिला पर एक घिनौने और निर्दयी अपराध का शक करता? जब तक वह द्वीप पर रही,
मैंने उसके साथ जितना हो सके उतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की पूरी कोशिश की। मैंने स्पेनिश अधिकारियों के साथ उसकी मदद की। एक अंग्रेज होने के नाते एक विदेशी देश में एक हमवतन की मदद करने के लिए मैंने हर संभव कोशिश की, और फिर भी मुझे यकीन है कि वह जानती थी कि मुझे उस पर शक था और मैं उसे नापसंद करता था। वह वहां कितने समय तक रही? मिस मार्पल ने पूछा। मुझे लगता है कि लगभग पखवाड़े भर। मिस डुरंट को वहीं दफनाया गया था और लगभग 10 दिन बाद वह नाव से इंग्लैंड वापस गई होंगी। इस सदमे ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि उसे लगा कि वह अपनी योजना के अनुसार वहां सर्दियां नहीं बिता पाएगी। उसने यही कहा था। क्या इससे वह परेशान हुई? मिस मार्पल ने पूछा। डॉक्टर हिचकिचाया। खैर, मुझे नहीं पता कि इससे उसके रूप रंग पर कोई असर पड़ा है या नहीं, उसने सावधानी से कहा। उदाहरण के लिए, वह मोटी तो नहीं हुई? मिस मार्पल ने पूछा। क्या आप जानती हैं, आपका यह कहना अजीब है। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूं तो मुझे लगता है कि आप सही हैं। वह, हाँ, अगर कुछ हुआ भी तो उसका वजन जरूर बढ़ रहा था। कितना भयानक, जेन हेलियर ने कांपते हुए कहा। यह ऐसा है, यह अपने शिकार के खून से मोटा होने जैसा है, और फिर भी दूसरे तरीके से मैं उसके साथ अन्याय कर रहा हूं, डॉक्टर लॉयड ने आगे कहा। जाने से पहले उसने जरूर कुछ कहा था जो बिल्कुल अलग दिशा की ओर इशारा करता था। हो सकता है, मुझे लगता है, ऐसे विवेक होते हैं जो बहुत धीरे काम करते हैं, जिन्हें किए गए कृत्य की गंभीरता को समझने में कुछ समय लगता है। यह कैनरी द्वीप समूह से उनके प्रस्थान से पहले की शाम थी। उन्होंने मुझे उनसे मिलने के लिए कहा था, और उनकी मदद के लिए मैंने जो कुछ भी किया था उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत गर्मजोशी से धन्यवाद दिया था। मैंने जाहिर है इस मामले को हल्के में लिया, कहा कि मैंने तो बस वही किया जो परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक था वगैरह। इसके बाद एक विराम आया और फिर उन्होंने अचानक मुझसे एक प्रश्न पूछा। क्या आपको लगता है, उन्होंने पूछा, कि कानून को अपने हाथ में लेना कभी भी उचित है? मैंने उत्तर दिया कि यह एक कठिन प्रश्न था, लेकिन कुल मिलाकर मुझे नहीं लगा। कानून तो कानून है और हमें उसका पालन करना ही होगा, तब भी जब वह शक्तिहीन हो। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, यह समझाना मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा काम कर सकता है जिसे निश्चित रूप से गलत माना जाता है, जिसे एक अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए भी अपराध माना जाता है। मैंने रूखेपन से जवाब दिया कि शायद कई अपराधियों ने अपने जमाने में ऐसा सोचा होगा और वह पीछे हट गई, लेकिन यह भयानक है, वह बुदबुदाई। भयानक। और फिर स्वर बदलकर उसने मुझसे कहा कि उसे सुलाने के लिए कुछ दे दूं। उस भयानक सदमे के बाद से वह हिचकिचा रही थी, वह ठीक से सो नहीं पाई थी। तुम्हें यकीन है कि यही है? तुम्हें कोई चिंता नहीं है? तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है? मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए? वह उग्र और संदिग्ध स्वर में बोली। कभी कभी चिंता निद्रा का कारण होती है, मैंने हल्के से कहा। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गई। क्या तुम्हारा मतलब भविष्य की चिंता करना है या अतीत की चिंता करना, जिसे बदला नहीं जा सकता? दोनों में से कोई भी नहीं। बस अतीत की चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम उसे वापस नहीं ला सकते। ओह, क्या फायदा? सोचना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। मैंने उसे हल्की नींद की दवा दी और विदा ली। जाते हुए मुझे उसके कहे शब्दों पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तुम उसे वापस नहीं ला सकते? क्या? या किसे? मुझे लगता है कि उस आखिरी इंटरव्यू ने मुझे आने वाली चीजों के लिए एक तरह से तैयार कर दिया था। बेशक मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब ऐसा हुआ तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि देखिए, मैरी बार्टन मुझे हमेशा से एक कर्तव्यनिष्ठ महिला लगी। कोई कमजोर पापी नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास वाली महिला, जो उनके अनुसार काम करती और जब तक उनमें विश्वास करती तब तक नहीं झुकती। मुझे लगा कि हमारी पिछली बातचीत में उसे अपने ही विश्वासों पर शक होने लगा था। मुझे पता है कि उसके शब्दों से मुझे लगा कि वह उस भयानक आत्मशोधन
पश्चाताप की पहली हल्की शुरुआत महसूस कर रही थी। यह घटना कॉर्नवाल में एक छोटे से जलाशय में घटी, जो साल के उस मौसम में काफी सुनसान था। यह शायद, देखने दीजिए, मार्च के अंत का समय रहा होगा। मैंने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा था। वहां एक छोटे से होटल में एक महिला ठहरी हुई थी, मिस बार्टन। उसका व्यवहार बहुत अजीब और अनोखा था। यह सबने देखा था। रात में वह अपने कमरे में इधर उधर घूमती रहती, मन ही मन बुदबुदाती रहती और अपने आसपास के लोगों को सोने नहीं देती। एक दिन उसने पादरी से मुलाकात की और उससे कहा कि उसे उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कहना है। उसने कहा उसने एक अपराध किया है। फिर आगे बढ़ने के बजाय वह अचानक उठ खड़ी हुई और कहा कि वह किसी और दिन फोन करेगी। पादरी ने उसे थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त बताकर छोड़ दिया कि और उसके आत्मारोप को गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह ही वह अपने कमरे से गायब पाई गई। कोरोनर के नाम एक नोट छोड़ा गया था। यह इस प्रकार था: मैंने कल पादरी से बात करने की कोशिश की, सब कुछ कबूल करने की, लेकिन मुझे इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। मैं केवल एक ही तरीके से सुधार कर सकती हूं, एक जीवन के बदले एक जीवन, और मेरा जीवन भी उसी तरह बीतना चाहिए जैसे उसका हुआ। मुझे भी गहरे समुद्र में डूब जाना चाहिए। मुझे विश्वास था कि मैं उचित था। अब मैं समझती हूं कि ऐसा नहीं था। अगर मैं एमी से माफी चाहती हूं तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। मेरी मौत के लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए, मैरी बार्टन। उसके कपड़े पास की एक सुनसान खाड़ी में समुद्र तट पर पड़े मिले और यह साफ लग रहा था कि उसने वहीं कपड़े उतारे थे और दृढ़ता से समुद्र की ओर तैर गई थी, जहां धारा खतरनाक मानी जाती थी और तट के नीचे किसी को बहा ले जाती थी। शरीर बरामद नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद मृत्यु मान लेने की अनुमति दे दी गई। वह एक अमीर महिला थी। उसकी संपत्ति 1 लाख पाउंड की साबित हुई। चूंकि उसकी मृत्यु बिना वसीयत के हुई थी, इसलिए सारा हिस्सा उसके निकटतम संबंधी ऑस्ट्रेलिया में चचेरे भाइयों के परिवार को मिला। अखबारों ने कैनरी द्वीप समूह में हुई त्रासदी का विवेकपूर्ण संदर्भ दिया, यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कि मिस डुरंट की मृत्यु ने उसकी दोस्त के दिमाग को विकृत कर दिया था। जांच में अस्थायी रूप से विक्षिप्त अवस्था में आत्महत्या का सामान्य फैसला सुनाया गया और इस तरह एमी डुरंट और मैरी बार्टन की त्रासदी पर पर्दा गिर गया। एक लंबा विराम आया और फिर जेन हेलियर ने गहरी सांस ली। ओह, लेकिन आपको वहीं नहीं रुकना चाहिए, बस सबसे दिलचस्प हिस्से पर आगे बढ़ो। लेकिन देखिए मिस हेलियर, यह कोई धारावाहिक कहानी नहीं है, यह असल जिंदगी है और असल जिंदगी वहीं रुक जाती है जहां वह चाहती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, जेन ने कहा। मैं जानना चाहती हूं। यहीं पर हम अपना दिमाग लगाते हैं मिस हेलियर, सर हेनरी ने समझाया। मैरी बार्टन ने अपने साथी को क्यों मारा? डॉक्टर लॉयड ने हमारे लिए यही समस्या खड़ी कर दी है। ओह ठीक है, मिस हेलियर ने कहा। हो सकता है कि उसने उसे कई कारणों से मारा हो। मेरा मतलब है, ओह मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वह उसे परेशान कर रही हो या फिर उसे जलन हो रही हो। हालांकि डॉक्टर लॉयड किसी पुरुष का जिक्र नहीं करते, लेकिन फिर भी नाव पर, खैर आप जानती ही हैं कि नावों और समुद्री यात्राओं के बारे में सब क्या कहते हैं। मिस हेलियर थोड़ी सांस फूलने के कारण रुकीं और उनके दर्शकों को यह बात समझ में आ गई कि जेन के आकर्षक सिर का बाहरी हिस्सा अंदर से कहीं ज्यादा बेहतर था। मैं बहुत सारे अनुमान लगाना चाहूंगी, मिसेस बेंटली ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे खुद को एक तक ही सीमित रखना चाहिए। खैर, मुझे लगता है कि मिस बार्टन के पिता ने एमी डुरंट के पिता को बर्बाद करके अपना सारा पैसा कमाया, इसलिए एमी ने अपना बदला लेने का फैसला किया। ओह नहीं, यह उल्टा है। कितना थकाऊ। अमीर नियोक्ता विनम्र साथी को क्यों मारता है? मुझे समझ आ गया। मिस बार्टन का एक छोटा भाई था जिसने एमी डुरंट के प्यार में खुद को गोली मार ली थी। मिस बार्टन अपना समय प्रतीक्षा करती है। एमी दुनिया में आती है। मिस बी उसे साथी के रूप में नियुक्त करती है और उसे कैनरी द्वीप समूह ले जाती है और अपना बदला पूरा करती है। कैसा रहा वह? बहुत बढ़िया, सर हेनरी ने कहा।
बस हमें नहीं पता कि मिस बार्टन का कभी कोई छोटा भाई था। हम इसका अनुमान लगाते हैं, मिसेस बेंट्री ने कहा। जब तक उसका कोई छोटा भाई नहीं था, कोई मकसद नहीं है, तो उसका एक छोटा भाई रहा होगा। समझ रही हो, वॉटसन? सब ठीक है डॉली, उसके पति ने कहा, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। बिल्कुल, श्रीमती बेंट्री ने कहा, हम बस यही कर सकते हैं, अनुमान। हमारे पास कोई सुराग नहीं है। चलो प्रिय, तुम खुद ही अनुमान लगा लो। सच कहूं तो मुझे नहीं पता क्या कहना है, लेकिन मुझे लगता है कि मिस हेलियर के इस सुझाव में जरूर कुछ है कि उनमें किसी पुरुष को लेकर झगड़ा हुआ था। देखो डॉली, वह शायद कोई बड़े चर्च का पादरी था। उन दोनों ने उसके लिए कॉप या कुछ और कढ़ाई की थी, और उसने पहले डुरंट महिला का पहना था। मानो बात कुछ ऐसी ही थी। देखो, आखिर में वह कैसे पादरी के पास गई? ये सभी औरतें एक अच्छे दिखने वाले पादरी के लिए पागल हो जाती हैं। तुम इसके बारे में बार बार सुनते हो। मुझे लगता है कि मुझे अपनी व्याख्या थोड़ी और सूक्ष्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए, सर हेनरी ने कहा। हालांकि मैं मानता हूं कि यह सिर्फ एक अनुमान है। मेरा सुझाव है कि मिस बार्टन हमेशा मानसिक रूप से विक्षिप्त रहती थीं। ऐसे मामले आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। उनका उन्माद बढ़ता गया और उन्होंने दुनिया को कुछ लोगों से मुक्त करना अपना कर्तव्य समझना शुरू कर दिया, शायद जिन्हें बदकिस्मत औरतें कहा जाता है। मिस डुरंट के अतीत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो बहुत मुमकिन है कि उनका भी एक अतीत रहा हो, एक दुर्भाग्यपूर्ण। मिस बार्टन को इस बात का पता चलता है और वे उसे खत्म करने का फैसला करती हैं। बाद में अपने कृत्य की सच्चाई उन्हें परेशान करने लगती है और वे पछतावे से भर जाती हैं। उनका अंत उन्हें पूरी तरह से विक्षिप्त दिखाता है। अब बताइए कि आप मुझसे सहमत हैं, मिस मार्पल? मुझे डर है कि मैं नहीं हूं, सर हेनरी, मिस मार्पल ने क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि उनका अंत दर्शाता है कि वे एक बहुत ही चतुर और साधन संपन्न महिला थीं। जेन हेलियर ने हल्की चीख के साथ बीच में ही टोक दिया, ओह, मैं कितनी मूर्ख रही हूं। क्या मैं फिर से अनुमान लगा सकती हूं? बेशक यही रहा होगा, ब्लैकमेल। साथी महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। बस मुझे समझ नहीं आता कि मिस मार्पल यह क्यों कहती हैं कि आत्महत्या करना उनकी चतुराई थी। मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आता। सर हेनरी ने कहा, देखिए, मिस मार्पल को सेंट मैरी मीड में ऐसा ही एक मामला पता था। आप हमेशा मुझ पर हंसते हैं, सर हेनरी, मिस मार्पल ने झिड़की देते हुए कहा। मुझे मानना पड़ेगा कि यह मुझे थोड़ी सी बूढ़ी मिसेस ट्राउट की याद दिलाता है। वह 3 बूढ़ी औरतों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लेती थीं, जो अलग अलग इलाकों में मर चुकी थीं। यह एक बहुत ही पेचीदा और संसाधनपूर्ण अपराध लगता है, सर हेनरी ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे हमारी मौजूदा समस्या पर कोई प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल नहीं, मिस मार्पल ने कहा, आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ परिवार बहुत गरीब थे और वृद्धावस्था पेंशन बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान थी। मुझे पता है कि बाहर किसी के लिए इसे समझना मुश्किल है, लेकिन मेरा असल में मतलब यह था कि पूरी बात एक बूढ़ी औरत के किसी भी दूसरी बूढ़ी औरत जैसी होने पर टिकी थी। अरे, सर हेनरी ने हैरान होकर कहा, मैं हमेशा चीजों को बहुत बुरी तरह समझाता हूं। मेरा मतलब यह है कि जब डॉक्टर लॉयड ने पहले दोनों महिलाओं का वर्णन किया तो उन्हें नहीं पता था कि कौन सी महिला कौन सी है, और मुझे नहीं लगता कि होटल में किसी और को भी पता था। बेशक 1-2 दिन बाद वे डूब जाते, लेकिन अगले ही दिन उन दोनों में से एक डूब गई, और अगर बची हुई ने कहा कि वह मिस बार्टन है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में कभी यह ख्याल आएगा कि वह मिस बार्टन नहीं हो सकती। तुम सोचती हो, ओह, मैं समझ गया, सर हेनरी ने धीरे से कहा, यही सोचने का स्वाभाविक तरीका है। प्रिय श्रीमती बेंट्री ने अब भी इसी तरह सोचना शुरू किया था। अमीर मालिक को अपने विनम्र साथी को क्यों मारना चाहिए? यह ज्यादा संभावना है कि मामला उल्टा हो। मेरा मतलब है, चीजें ऐसे ही होती हैं। क्या ऐसा है? सर हेनरी ने कहा। तुमने मुझे चौंका दिया। लेकिन जाहिर है, मिस मार्पल ने आगे कहा, उसे मिस बार्टन के कपड़े पहनने होंगे और वे शायद उस पर थोड़े तंग होंगे।
जिससे उसका सामान्य रूप ऐसा लगेगा जैसे वह थोड़ी मोटी हो गई है। इसीलिए मैंने यह सवाल पूछा था। एक सज्जन निश्चित रूप से यही सोचेंगे कि यह महिला मोटी हो गई थी, न कि उसके कपड़े छोटे हो गए थे। हालांकि यह कहने का बिल्कुल सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर एमी डुरंट ने मिस बार्टन को मार डाला तो उसे इससे क्या हासिल हुआ? श्रीमती बेंट्री ने पूछा। वह हमेशा के लिए यह धोखा नहीं दे सकती थी। उसने इसे बस 1 या 2 महीने तक ही जारी रखा, मिस मार्पल ने बताया। और मुझे लगता है कि उस दौरान वह यात्रा करती रही होगी और अपने जानने वाले किसी भी व्यक्ति से दूर रही होगी। यही मेरे कहने का मतलब था कि एक खास उम्र की एक महिला दूसरी जैसी दिखती है। मुझे नहीं लगता कि उसके पासपोर्ट पर लगी अलग तस्वीर पर कभी ध्यान दिया गया होगा। आप जानते ही हैं पासपोर्ट क्या होते हैं। और फिर मार्च में वह इस कॉर्निश जगह गई और अजीब और गरीब हरकतें करने लगीं और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने लगी, ताकि जब लोग समुद्र तट पर उसके कपड़े देखें और उसका आखिरी पत्र पढ़ें तो उन्हें सामान्य ज्ञान के निष्कर्ष के बारे में न सोचना पड़े। कौन सा? सर हेनरी ने पूछा। कोई नहीं, मिस मार्पल ने दृढ़ता से कहा। यही वह बात है जो तुम्हें घूरती। अगर तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए इतने सारे भ्रामक तर्क न होते, जिनमें गड़बड़ी और पछतावे का इशारा भी शामिल है। कोई नहीं, यही असली महत्वपूर्ण तथ्य था। क्या तुम्हारा मतलब है, श्रीमती बेंट्री ने कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि कोई पछतावा नहीं था? कि नहीं था कि उसने खुद को डूबकर नहीं मारा? नहीं, उसने नहीं, मिस मार्पल ने कहा। यह फिर से श्रीमती ट्राउट की ही बात है। श्रीमती ट्राउट भ्रामक तर्क देने में बहुत अच्छी थीं, लेकिन उन्हें अपना मुकाबला मुझ में मिला और मैं तुम्हारे पछतावे से प्रेरित मिस बार्टन को समझ सकती हूं। खुद को डुबो दिया, ऑस्ट्रेलिया चली गई। अगर मैं अंदाजा लगा पाऊं तो? तुम हो मिस मार्पल, डॉक्टर लॉयड ने कहा। निस्संदेह तुम हो। अब इसने मुझे फिर से पूरी तरह से चौंका दिया। अरे तुम तो उस दिन मेलबर्न में मुझे पंख से गिरा सकते थे। क्या यही वो आखिरी संयोग था जिसके बारे में तुमने कहा था? डॉक्टर लॉयड ने सिर हिलाया। हाँ मिस बार्टन या मिस एमी डुरंट, आप उन्हें जो भी कहना चाहें, उनके साथ यह थोड़ा बुरा हुआ। मैं कुछ समय के लिए जहाज का डॉक्टर बन गया और मेलबर्न में उतरते ही सड़क पर चलते हुए सबसे पहले जिस महिला को मैंने देखा वह वही थी जिसके बारे में मुझे लगा था कि वह कॉर्नवाल में डूब गई है। उसने देखा कि जहां तक मेरा सवाल है, खेल खत्म हो चुका है और उसने हिम्मत दिखाई, मुझे अपने भरोसे में ले लिया। एक जिज्ञासु महिला, शायद किसी नैतिक दृष्टि से पूरी तरह से शून्य। वह 9 सदस्यों वाले परिवार में सबसे बड़ी थी, सभी बेहद गरीब। उन्होंने एक बार इंग्लैंड में अपने अमीर चचेरे भाई से मदद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया था क्योंकि मिस बार्टन का उनके पिता से झगड़ा हो गया था। पैसे की सख्त जरूरत थी क्योंकि 3 सबसे छोटे बच्चे नाजुक थे और उन्हें महंगा इलाज चाहिए था। एमी बार्टन ने उसी समय अपनी निर्मम हत्या की योजना तय कर ली थी। वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई, बच्चों की नर्स के रूप में काम करते हुए। उसने खुद को एमी डुरंट बताते हुए मिस बार्टन की साथी का पद हासिल कर लिया। उसने एक कमरा किराए पर लिया और उसमें कुछ फर्नीचर रखवाकर अपने व्यक्तित्व को और निखारा। डूबने की योजना अचानक आई एक प्रेरणा थी। वह किसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। फिर उसने नाटक का अंतिम दृश्य मंचित किया और ऑस्ट्रेलिया लौट आई और समय आने पर उसे और उसके भाई बहनों को मिस बार्टन का धन निकटतम रिश्तेदार के रूप में विरासत में मिला। एक बहुत ही साहसिक और सटीक अपराध, सर हेनरी ने कहा, लगभग सटीक अपराध। अगर कैनरी द्वीप समूह में मिस बार्टन की मृत्यु हुई होती तो एमी डुरंट पर संदेह हो सकता था और बार्टन परिवार के साथ उसके संबंध का पता चल सकता था। लेकिन पहचान बदलने और दोहरे अपराध, जैसा कि आप इसे कह सकते हैं, ने उस संदेह को पूरी तरह से दूर कर दिया। हाँ, लगभग सटीक अपराध। उसके साथ क्या हुआ? श्रीमती बेंट्री ने पूछा। डॉक्टर लॉयड, आपने इस मामले में क्या किया? मैं बहुत ही अजीब स्थिति में था श्रीमती बेंट्री। कानून के अनुसार मेरे पास अभी भी बहुत कम सबूत हैं।
इसके अलावा एक चिकित्सक होने के नाते मेरे लिए कुछ स्पष्ट संकेत थे कि दिखने में मजबूत और हृष्ट-पुष्ट होने के बावजूद वह महिला ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगी। मैं उसके साथ घर गया और परिवार के बाकी सदस्यों से मिला। एक आकर्षक परिवार, अपनी सबसे बड़ी बहन के प्रति समर्पित, और उनके मन में यह विचार नहीं था कि उसने कोई अपराध किया है। जब मैं कुछ भी साबित नहीं कर सका तो उन पर दुहक क्यों लाऊं? उस महिला का मेरे सामने स्वीकारोक्ति किसी और ने नहीं सुनी थी। मैंने कुदरत को अपना काम करने दिया। मिस एमी बार्टन मेरी मुलाकात के 6 महीने बाद चल बसी। मैं अक्सर सोचती रही हूं कि क्या वह आखिरी सांस तक खुश और बेपरवाह रहीं। बिल्कुल नहीं, मिसेस बेंट्री ने कहा। मुझे ऐसा ही लगता है, मिसेस मार्पल ने कहा। मिसेस ट्राउट थीं। जेन हेलियर ने खुद को थोड़ा हिलाया। अच्छा, उसने कहा, यह बहुत ही रोमांचक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसने क्या डुबोया और ये मिसेस ट्राउट इसमें कैसे आ गईं। नहीं मेरी प्यारी, मिसेस मार्पल ने कहा, वह गांव में बस एक इंसान थी, कोई बहुत अच्छी इंसान नहीं। ओह, जेन ने कहा, गांव में? लेकिन गांव में कभी कुछ नहीं होता, है ना? उसने आह भरी। मुझे यकीन है कि अगर मैं गांव में रहती तो मेरे पास जरा भी दिमाग नहीं होता।